अच्छा बेटा, दिस इज 961801 स्पेसिमेन पेपर है ये 2021 का। 2021 की P1 का। तो आज की क्लास के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेटेस्ट नहीं है, 2021 का है। मैं आप लोगों को लेटेस्ट भी कराऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। अब मेरे पास इस पेपर के अंदर है क्वेश्चन नंबर वन मेरे पास है कि स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किबी बाइट एंड किलो बाइट। तो ये मुझे पहले से पता है कि मेरे पास जो बेटा किबी बाइट होता है, किबी बाइट इज 1024 बाइट्स, while किलोबाइट इज 1000 बाइट्स। या हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि किबीबाइट हैज अ बाइनरी प्रीफिक्स, while किलोबाइट हैज अ डेनरी प्रीफिक्स। इसके बाद हमें बताना है कि गिव द नंबर ऑफ सर बात बाइट्स। सुने। यार, मुझे अब मैं पढ़ा मुझे रहा हूँ ऊपर ना, मुझे दिखाई। डिस्टर्ब नहीं करो। मैं तुम्हें क्लास में से रिमूव कर सुने रहा हूँ, तो। मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना, अरे चुप हो सुने जाओ। तो। गिव द नंबर ऑफ बाइट्स इन मैबी बाइट्स। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे मैबी बाइट्स के अंदर? तो दिस इज सिंपली 1024 इंटू 1024। दिस इज 1048 इंटू 576। अच्छा, इसके बाद है कंप्लीट द बाइनरी एडिशन एंड शो योर वर्किंग। तो बाइनरी एडिशन आई होप आप लोग अपने पास कर लोगे। बस का एक फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 1 is 1, 1 1 is 0 with carry 1, 1 1 is again 0 with carry 1, 1 1 is again 0 with carry 1, 1 1 1 is 1 with carry 1, 1 1 is 0 with carry 1, then 1 1 is 0 with carry 1, then 1 1 is again 1 1। ये मेरे पास का आंसर है। इसके बाद हमारे पास है इसका सी का टू पार्ट में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द एरर यू अकर्ड व्हेन यू एडेड बाइनरी नंबर्स। कौन सा एरर आपके पास आया? वो एरर आपके पास आया ओवरफ्लो। और इसको तुम डिस्क्राइब कैसे करोगे? ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि द आंसर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द करंट नंबर ऑफ बिट्स। इसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन है, दैट मीन्स दैट आई नीड टू कंप्लीट द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले 0 1 1 0 0 1 1 1 ये आपके पास एज इट इज आ गया। अब मेरे पास जो ये पार्ट है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा वंस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1। मेरे पास ये आ गया। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे अपने पास लिखूंगा 1 1 0 0। तो उसके बाद 1 1 0 1। और अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे अपनी बाइनरी एडिशन करूँगा। बाइनरी एडिशन में मेरे पास आएगा 1 और 1 क्या है? 0। 1 और 1 मिनट। कैरी 1 1 1 इज अगेन कैरी 1। दिस इज 1। कैरी 1 1 1 इज अगेन 0। तो your answer is going to be 1 0 0 1 1 0 1 0 इस तरीके से आपका आंसर आएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कि एक कंपनी है और उसके अंदर एक पर्सन है। पर्सन रन अ कंपनी दैट बुक्स walking holiday for a group of people. She has a website that customer uses to book the holidays. The website has a URL and an IPv6 address. Describe using an example the format of an IPv6 address. एक एग्जांपल के साथ IPv6 के एड्रेस के बारे में बताना है। अब IPv6 के एड्रेस में बेटा क्या क्या होता है? IPv6 एड्रेस में सबसे पहले तो आपके पास आते हैं अ सेट ऑफ 8 नंबर्स। फिर आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है ये है कि ईच नंबर इज 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। फिर होता ये है कि दे आर यूजुअली सेपरेटेड बाय कॉलम्स। और इसकी जो है हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 F3 3 3 5 6 AB 10 लाइक दिस। तो इस तरीके से आपकी एग्जांपल आ सकती है IPv4 एड्रेस। ये ए पार्ट है। ए पार्ट के बाद आपका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कैन आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक स्टैटिक और डायनामिक। डिस्क्राइब द स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी एड्रेसेस। अच्छा, अब स्टैटिक आईपी एड्रेस में क्या होगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस के अंदर ये होगा कि व्हेन कंप्यूटर डिस्कनेक्ट्स एंड rejoin the network, the address does not change। आपका जो एड्रेस है वो कभी भी नहीं बदलता है। स्टैटिक के अंदर आपका जो आईपी एड्रेस है वो हमेशा से सेम रहता है। और एक और बात ये कि जो भी आपका एड्रेस है वो असाइन होता है बाय द सर्वर और बाय योर आईएसपी प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, डायनामिक कौन सा आईपी एड्रेस होता है? डायनामिक ये होता है कि ईच टाइम द कंप्यूटर रिजॉइन द नेटवर्क। अब जितनी दफा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क को रिजॉइन करेगा इसका जो एड्रेस है वो चेंज होगा। द एड्रेस चेंजेस। और मेरे पास जो यहाँ पे एड्रेस होता है, एड्रेस इज असाइंड बाय द नेटवर्क ओएस। अच्छा जी, ये आपके पास स्टैटिक हो गया, ये आपके पास डायनामिक हो गया। इसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि डैश कंपनी हैज अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट हैज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैन। एक कंपनी है उसके पास लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके पास एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। अब हमें इसको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं लैन। लैन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दिस इज सिंपल कि जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं वो सारी कनेक्टेड होती हैं, लेकिन कनेक्टेड किस कहाँ पे होती हैं? ओवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। क्योंकि लैन है ना, लोकल एरिया कनेक्टेड है। और एक और चीज़ ये है कि ये हमेशा से यूज़ करती हैं आपका डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी कंपनी ने ओन किया हुआ हो। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि द लैन हैज अ रेंज ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज। एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर काफी टोपोलॉजीज की रेंज है। मतलब बस है, स्टार है, हाइब्रिड है, सब कुछ है। एक सब नेटवर्क कनेक्ट करता है 4 कंप्यूटर को और एक सर्वर सेटअप करता है स्टार टोपोलॉजी को। डिस्क्राइब करो पैकेट ट्रांसमिट बिटवीन टू ऑफ द कंप्यूटर्स इन दिस सब नेटवर्क और नॉट। The LAN has a range of different topologies. One subnetwork connects 4 computers and one server set up as a star topology. Describe how packets are transmitted between two of the computers in this subnetwork. हमारे पास डेटा पैकेट्स के साथ
Describe how packets are transmitted between two of the computers in the sub network. आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि आपके पास एक लैन है, उस लैन के अंदर काफी सारी टोपोलॉजीज हैं। एक सब नेटवर्क कनेक्ट करा रहा है चार कंप्यूटर को, और एक वन सर्वर सेटअप करा रहा है स्टार टोपोलॉजी को। इसमें बताना है कि पैकेट की ट्रांसमिशन दो कंप्यूटर्स के बिटवीन सब नेटवर्क में कैसे होती है। तो सबसे पहले, पैकेट हैज एन एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट्स, सर्वर ट्रांसमिट्स पैकेट डायरेक्टली टू द सर्वर, सर्वर रीड करेगा और आइडेंटिफाई कराएगा कि रिसीवर कहाँ है, उसके बाद सर्वर ट्रांसमिट करा देगा पैकेट्स डायरेक्टली रिसीवर को, या आपका जो भी आपका रेसिपेंट है। सर्वर ट्रांसमिट्स पैकेट्स ओनली टू द रेसिपिएंट एंड वेल एज वेल। सो दिस इज डन फॉर दिस। इसके बाद डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि द लैन हैज बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शंस। ईथरनेट केबल कनेक्ट द कंप्यूटर टू द सर्वर। आइडेंटिफाई थ्री अदर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट माइट बी यूज टू सेट अप इन द लैन। हमारे पास एक ईथरनेट केबल है, वो ईथरनेट कनेक्ट करेगी कंप्यूटर को सर्वर से। और हमें आइडेंटिफाई करने हैं तीन हार्डवेयर कंपोनेंट जो सेटअप करने के लिए इनको यूज सकते हैं। तो बेटा आपके पास स्विच आ सकता है, आपके पास राउटर आ सकता है, आपके पास हब आ सकता है। ये लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, वो भी याद रख लो। तुम लोग यहाँ पे मॉडेम भी लिख सकते हो, मॉडेम के साथ साथ ब्रिज भी लिख सकते हो, ब्रिज के साथ साथ एनआईसी भी लिख सकते हो। एनआईसी होता है आपके पास आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और आप जो इसी के साथ साथ डब्ल्यूओपी भी लिख सकते हो, दैट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसके बाद बस ये है कि डिस्क्राइब हाउ कैरियर्स एंड मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन CSMACD ये मैनेज कराएगा कोलिजन को डेटा ट्रांसमिशन के दौरान। तो अच्छा, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। CSMACD कैसे करेगा मैनेज डेटा ट्रांसमिशन के कोलिजन को। तो सबसे पहले तो हमारा जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन इज गोइंग टू लिसन टू द कम्युनिकेशन चैनल। आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वर्क स्टेशन उसको सुनेगा। अगर इफ नो डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड, अगर कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ तो क्या होगा? द कंप्यूटर कैन सेंड इट्स डाटा। और क्या होगा कि अगर आपके पास कोलिजन हो गई, कोलिजन कॉस्ट व्हेन टू डिवाइसेस ट्रांसमिट एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम के ऊपर किसी भी किस्म की कोलिजन हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल इफ collision occurs, so each workstation has to wait random time। अब वो रैंडम टाइम कुछ भी हो सकता है बिफोर रीट्रांसमिटिंग। हमारा जो भी डाटा है उसको
दोबारा से ट्रांसमिट कराने से पहले वो कुछ टाइम वेट करेगा। और एक और बात ये कि ईच टाइम अ कोलिजन अकर्स, हर दफा जब आपकी कोलिजन होगी रैंडम टाइम आपका इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया तो उसकी मैं एक मिसाल यहाँ पे दे देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नेटवर्क है, और एक नेटवर्क के अंदर ये मेरे पास यूज़र ए है और ये मेरे पास यूज़र बी है। अब डेटा की ट्रांसमिशन जब होती है जब डाटा ए से बी पे जाता है और बी से ए के ऊपर जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डाटा ए से भी और बी से भी डायरेक्ट एक ही टाइम के ऊपर आ गया और यहाँ एक कोलिजन हो गई, तो इस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास यूज होता है CSMACD। तो सबसे पहले देखेगा कम्युनिकेशन चैनल को कि डेटा ट्रांसमिट हुआ या नहीं। अगर डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ, अगर कोलिजन हो गई दोनों डिवाइसेस में, तो वो क्या करेगा, एक रैंडम टाइम वेट करेगा ट्रांसमिट करने से पहले। और जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ज्यादा उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरर आ गया तो वो उसको दोबारा से भेजता है। तो जाहिर सी बात है, टेक्स अ लिटिल टाइम। तो जितने ज्यादा एरर्स होंगे, जितनी ज्यादा कोलिजन होगी, उतना टाइम आएगा। तो आप लोगों को ये पेपर में लाजमी देख के जाना है। CSMACD, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो पेपर में आपको पता होनी चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके बाद है मेरे पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि शाह हैज अ हॉलीडे कंपनी डेटाबेस दैट इंक्लूड्स डेटा अबाउट हॉलीडेज सच एज लोकेशन, डेट, ड्यूरेशन, डेटा अबाउट द कस्टमर्स एंड हॉलीडेज दे हैव बुक्ड। ओके, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज दैट दे हैव द नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस व्हिच हैज 3 टेबल्स। मुझे एक ईआर डायग्राम बनाना है। अच्छा जी, ईआर डायग्राम बनाना है। और इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, डेटा अबाउट हॉलीडेज। एक टेबल का नाम है हॉलीडे। हॉलीडे के अंदर क्या है, लोकेशन है, डेटा, ड्यूरेशन है। उसके बाद क्या है, डेटा अबाउट कस्टमर। और उसके बाद क्या है, कस्टमर के बाद एंड द हॉलीडेज दे हैव बुक्ड, दैट मीन्स बुकिंग। ये 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे आप लोगों के कस्टमर्स। उसके बाद कस्टमर्स हो गए, आपकी हॉलीडेज हो गई, और हॉलीडेज के साथ साथ आप लोगों की बुकिंग हो गई। अब पहली बात तो ये कि कस्टमर आपका एक है लेकिन वो काफी सारी बुकिंग को करा सकता है। और हॉलीडेज, एक हॉलीडे के ऊपर काफी सारी बुकिंग हो सकती है, ना कि एक बुकिंग पे काफी सारी हॉलीडेज। तो इस तरह से ईआर डायग्राम आपके पास बनेगा। फिर मुझे करना है कि कंप्लीट द पार्ट्स टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। अच्छा, अब मेरे पास इसमें देखो प्राइमरी की कौन कौन सी है। प्राइमरी की जरा हम अपने टेबल से देखते हैं। कस्टमर के अंदर तो बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि कस्टमर की आईडी। अगर मैं टेबल उठाऊं कस्टमर, तो उसकी प्राइमरी की आएगी कस्टमर आईडी। और इसकी जो फॉरेन की है वो अभी मेरे पास फिलहाल कोई भी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास है बुकिंग। तो बुकिंग की फॉरेन की आपके पास क्या हो सकती है, वो आपके पास हो सकती है बुकिंग आईडी। और अच्छा, अब बुकिंग की फॉरेन की मेरे पास बन सकती है क्योंकि इसका साथ इसका जो रिलेशन है वो दोनों के साथ है। तो मैं इसकी फॉरेन की कह सकता हूँ कि भाई तुम्हारी फॉरेन की जिसकी से तुम आ सकते हो डेटा के अंदर, हम डेटा उठा सकते हैं, तो वो कस्टमर आईडी है, हॉलीडे आईडी है, क्योंकि ये दोनों से लिंक है, एक रिलेशनशिप में है। और तीसरा जो टेबल है वो है मेरे पास हॉलीडे। हॉलीडे की प्राइमरी की क्या होगी मेरे पास, हॉलीडे आईडी। लेकिन इसकी बेटा कोई भी फॉरेन की नहीं होगी क्योंकि ये अकेला टेबल है, और जो इस दुनिया में अकेला होता है उसका कोई नहीं होता। तो एक्सप्लेन वाई द हॉलीडे डेटाबेस इज इन थर्ड एनएफ फॉर्म। हमारे पास जो डेटाबेस है ये 3 NF फॉर्म के अंदर क्यों है। मैंने आप लोगों को अपनी स्लाइड्स के अंदर पढ़ाया था। अगर अच्छा, पहले एक चीज तो है कि सवाल करने से पहले ना अपने पास एक नोट्स बना लो कि सर अगर 3 NF का सवाल आता है तो क्या लिखना है, 2 NF का आता है तो क्या लिखना है, 1 NF का आता है तो क्या लिखना है। पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वाई द डेटाबेस इज इन 3 NF फॉर्म, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इट हैज नो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। और या तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इट हैज ओनली टू वन मैनी रिलेशनशिप। या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ऑल फील्ड्स इन ईच टेबल आर फुली डिपेंडेंट
is already in 2NF form. तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है, ठीक है, मुझे बताते रहो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर है कि द हॉलीडे कंपनी हैज सेवरल मेंबर्स ऑफ स्टाफ, द डेटाबेस हैज टू एडिशनल टेबल टू स्टोर डेटा अबाउट द स्टाफ। मेरे पास एक हॉलीडे कंपनी है जिसके अंदर काफी सारे मेंबर्स है स्टाफ के। जो डेटाबेस है, डेटाबेस मुझे बता रहा है कि दो एडिशनल टेबल है टू स्टोर डेटा अबाउट द स्टाफ, जिसका नाम है स्टाफ और शेड्यूल। द फॉलोइंग टेबल शो सम डेटा अबाउट द टेबल शेड्यूल। शेड्यूल आईडी, स्टाफ आईडी, वर्क डेटा, मॉर्निंग, आफ्टरनून। राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स। अच्छा, एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखनी है। एसक्यूएल स्क्रिप्ट क्या करना है? डिस्प्ले कराना है किसको? फर्स्ट नेम को। और इसको कराना है सेकंड नेम को। किसके? सारे स्टाफ मेंबर्स को। तो पहले हम अपने पास यहाँ पे कराएंगे सिलेक्ट। पहले चलो सिलेक्ट उठा लेते हैं फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। लेकिन ये उठाना कहाँ से है? मुझे स्टाफ में से उठाना है ना, तो सिलेक्ट कराया स्टाफ। स्टाफ का क्या लिया? फर्स्ट नेम। और फिर क्या लिया? स्टाफ। स्टाफ का क्या लिया? सेकंड नेम। अच्छा, ये बेटा मैं ले कहाँ से रहा हूँ? मैं अपने पास ये ले रहा हूँ स्टाफ से, और इस टेबल में से, जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे इसमें से निकालना क्या है? वेयर योर शेड्यूल वर्क डेट। एक चीज का ध्यान रहे कि स्पेलिंग सेम रहे। जैसे ऊपर मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, लेकिन जैसे टेबल की स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग यहाँ पे आए। तो जहाँ पे शेड्यूल है, शेड्यूल की वर्क डेट क्या होनी चाहिए? ये रही, 22/5/2020। 22/5/2020। और जो भी आपका स्केजुअल है, और इस स्केजुअल की स्टाफ आईडी ये होगी स्टाफ डॉट स्टाफ आईडी। फिर कहता है कि राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द मॉर्निंग। काउंट, लोगों को गिनना है। तो सिलेक्ट लगाया, काउंट लगाया। लेकिन काउंट लगेगा किस पे? नंबर ऑफ पीपल चाहिए। नंबर ऑफ पीपल किससे निकलेंगे? स्टाफ आईडी से, क्योंकि स्टाफ आईडी अपने पास वो है, प्राइमरी की है। स्टाफ आईडी फ्रॉम स्केजुअल वेयर आपकी जो वर्किंग की डेट है वो क्या होगी? सिर्फ 26/5/2020। और क्या है कि एंड मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग इज इक्वल्स टू ट्रू। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास में, बेटा डू यू हैव एनी क्वेरीज? सर एक मिनट, ऊपर में लिख रहा था। अच्छा, ये लो, लिख लो। सर ये पार्ट 2 फिर से समझा दो। अच्छा, हमारे पास बेटा पार्ट 2 के अंदर करना ये है कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखनी है। एसक्यूएल स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो काम कर रहे थे हमारी सुबह में और इस डेट के ऊपर। तो नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं तो काउंट होगा। काउंट के साथ देगा सिलेक्ट करो काउंट को। आपके पास कहाँ से? स्टाफ आईडी से। क्यों? क्योंकि ये देखो स्टाफ के अंदर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्टाफ आईडी प्राइमरी है, तो यहीं से ही पता चलेगा कि वो नंबर लोग काम कर रहे थे। स्टाफ आईडी कौन से टेबल से? शेड्यूल में से, जहां पे वर्क डेट सिर्फ ये और मॉर्निंग आपके पास ट्रू है।
ओके सर। अच्छा, इस इसी कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए ना मैंने अभी ये 1 मिनट में ये ग्रुप के ऊपर एक शीट रोटेट कराई है। तो अगर आप लोग इस शीट को भी गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए। तो इफ यू अलाउ मी, शुड आई मूव फॉरवर्ड? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि अ केक फैक्ट्री यूजेस मशीन टू मेक केक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, राइट द करेक्ट मिसिंग टर्म इन द स्पेसेस। तो द फैक्ट्री यूजेस अ डैश सिस्टम टू रिकॉर्ड डेटा सच एज द नंबर ऑफ केक्स बीइंग प्रोड्यूस्ड ईच आवर। अब एक फैक्ट्री के अंदर जितने घंटे में केक्स बन रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रही है। रिकॉर्ड करके जब भी रिकॉर्डिंग की बात होगी तो मेरे जहन में एक ही वर्ड आएगा जिसका मतलब है मॉनिटरिंग। वो मॉनिटरिंग करा रहा है। द फैक्ट्री यूजेस अ मॉनिटरिंग सिस्टम to record data such as numbers of cakes being produced each hour. When the data is collected from sensors are analyzed and used as a feedback system, it is a control system. One example of this is used in the factories to maintain a constant temperature in the ovens. It uses a temperature sensor क्योंकि temperature sensor से वो उसको रेगुलेट करेगा। इसके बाद बेटा बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कि केक मिक्सचर इज मिक्सड इन अ लार्ज पॉट। A conveyor belt move the cakes tin beneath the pots. केक के मिक्सचर बन रहे हैं एक लार्ज पॉट के अंदर, और जो नीचे बेल्ट चल रही है वो मूव करा रही है केक को। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रही है इस तरफ। द कन्वेयर बेल्ट स्टॉप्स एंड सेट अ क्वांटिटी ऑफ द केक मिक्सचर फिल्स द केक टिन। द कन्वेयर बेल्ट देन मूव्स एंड another cake tin is positioned beneath the pot. Explain how the control system will ensure the correct amount of mixture is placed in the cake. 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंटर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन द इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट्स if the tins are placed in correct place, 1 मार्क आ गया। फिर क्या होगा? a message is sent to the microprocessor which sends a signals टू एन एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करता है? मूवमेंट के लिए काम करता है। टू स्टॉप द बेल्ट, टू स्टॉप द कन्वेयर बेल्ट एंड sends signals to another actuator to release the cake mixture. A pressure sensor is going to
record the weight of each cake mixture and sends reading to microprocessor. When it matches the desired readings, जब desired readings मतलब जब उसको पता चल गया कि कैन जो है वो फुल हो गया है, तो फिर ये क्या करेगा? It is going to send a signal to actuators to stop releasing mixtures and move the belt. तो ये जो आंसर मैंने लिखा है ये 5 मार्क्स से ज्यादा का लिखा है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि पेपर में इस तरीके का आ जाए तो दैट यू आर एबल टू डेवलप योर आंसर्स।